अपना कंफर्टेबल मीडियम चुनिए। मतलब मैंने इंटरव्यू को इंग्लिश ही चुना, ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम के बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन का फॉर्मेट भी रिपीट होता है। उस टाइम पे जब पेपर अटेंड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल शांत माइंड से रहिए। एनसीईआरटीज़ को पढ़ें, सिलेबस को देख के फिर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। कॉन्फिडेंस इतना रखिए कि हो ही जाएगा। बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम लोग सिविल सर्विसेज 2021 के जो टॉपर्स हैं उनको आमंत्रित करते हैं और उनसे उनकी जर्नी, उन्होंने किस प्रकार के संघर्ष किए, क्या उनकी स्ट्रगल रही, कैसे इस सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को उन्होंने पास किया, इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि सिविल सेवा से संबंध में बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे मिथ एंड रूमर्स बाजार में उपलब्ध हैं और कई बार जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी तैयारी शुरू करते हैं या जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। दे बिकम डायरेक्शनलेस। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि जो अथॉरिटी हो, जिन्होंने खुद से इस परीक्षा को दिया, इस परीक्षा को निकाला और टॉप रैंक के साथ निकाला, वो अपनी अनुभव साझा करें आपके साथ। सिविल सेवा से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को, जो सामान्य शंकाएं स्टूडेंट्स के मन में आती हैं, उसको दूर कर सकें। इस कड़ी में आज हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 93 दीपेश कुमारी हमारे साथ हैं। स्वागत है दीपेश आपका बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट कार्यक्रम में। दीपेश, आपकी जर्नी, आपकी यात्रा बड़ी इंस्पायरिंग, प्रेरणादायी है। तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, जिससे बच्चे अपने आप को रिलेट कर सके और मोटिवेट हो सकें। मेरा नाम दीपेश कुमारी है। मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैंने 12th तक की पढ़ाई वहीं से की थी, हिंदी मीडियम में। फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की जोधपुर से, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि जॉब कर लेते हैं, बट जॉब में एक तो जो जॉब चाहिए थी वो मुझे मिली नहीं, और दूसरा ये था कि मेरे पापा थोड़ा शादी के लिए भी प्रेशर बना रहे थे कि, तो मैंने कहा कि मैं हायर स्टडीज़ कर लूँगी, आप रुक जाइए। तो एक रहता है कि ठीक है बच्चा पढ़ रहा है तब तक हम रुक जाएंगे, ऐसा था। तो फिर मैंने MTech कर लिया IIT बॉम्बे से और फिर वहाँ से मैंने 1 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब भी की। बट देन आई रियलाइज़ कि कुछ तो मिसिंग है। मतलब मैं घर के पास नहीं हूँ, घर वालों से मैं उस तरीके से कनेक्टेड नहीं हूँ। मुंबई में थी मैं जॉब में, वहाँ अपनी एक अलग लाइफ होती है कॉर्पोरेट सेक्टर में, पर कहीं ना कहीं वो ज़मीनी हकीकत में भूल रही थी कि घर पर मतलब वही कंडीशन है कि शाम के वक्त का अरेंजमेंट्स के लिए भी सोचना पड़ रहा है, वही सब रहता है। तो मैंने कहा वहीं वैसा ही कुछ करना है, वैसे ही लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हूँ। पर उस टाइम ऐसा हो गया कि कोई जान पहचान वाला था नहीं जो इस परीक्षा से संबंधित हो, तो फिर मैंने खुद से करने की कोशिश की और ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में भी मैं इंटरव्यू तक गई थी, लेकिन किसी रीज़न की वजह से कुछ मार्क्स से मैं वहाँ से रह गई थी, ऐसे बता। गुड। yes, अभी आपने कहा कि कुछ चिंताएं रहती थी आपको अपने घर पर, जिस बैकग्राउंड से आप आती हैं। सामाजिक चिंताएं हैं, फाइनेंशियल चिंताएं हैं। कैसे फिर आपने उस चैलेंज को अपने ड्राइविंग फोर्स अपना बनाया? कई बच्चे तो भटक जाएंगे, छोटी मोटी उद्देश्यों को प्राप्त करने में लग जाएंगे। आप इतने बड़े उद्देश्य को लेकर चलती रहीं और अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि शाम में कैसे खाना पीना होगा, इसकी भी समस्या थी हमारे घर में। तो हम कैसे उसको मोटिवेट किया आपने? सर चिंताएं तो बहुत थी, लेकिन आपको मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी एक इंसान या 2 इंसान ऐसे चुनिए जो आपको बिल्कुल सही सलाह दें, और वो मेरी मम्मी थी। सर मम्मी मेरी वो हैं कि बेटा ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। मतलब वो भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन गांव में स्कूल ना होने की वजह से वो नहीं पढ़ पाई, ऐसा था। तो उन्होंने बोला कि
ये टाइम दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। आज तुम पढ़ना चाहती हो पढ़ लो, हम तो कल भी वैसी जिंदगी जी रहे थे, आज भी वैसी जिंदगी जिएंगे, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, वो हमारा किस्मत है, हम वो सहन कर लेंगे। तुम लेकिन अपना लक्ष्य में पीछे मत हटो, ऐसा था। तो फिर मैंने उनको ही साथ में बिठाया था जॉब छोड़ते वक्त कि मम्मी जब मैं जॉब छोड़ दूंगी तो पूरी तरह आप पे डिपेंडेंट हो जाऊंगी, तो आप क्या मुझे सपोर्ट करोगी? तो उन्होंने बोला था कि हम तुझे किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं करेंगे और हमसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। तो एक वो एक ऐसे इंसान को चुनना होता है, मम्मी हो सकती है, पापा, बहन, भाई, दोस्त, कोई भी हो सकता है, उसको पकड़िए, वो हमेशा आपको मोटिवेट करता रहे, हर चैलेंज को ये बोले कि चला जाएगा। और चैलेंजेस में सर मैंने भी ये फील किया है कि जब जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, आप थोड़ी देर के लिए उस प्रॉब्लम को भूल जाइए, 5-10 मिनट के लिए उस प्रॉब्लम को भूल जाइए, ऐसा सोचिए कि इसका सोल्यूशन भी निकलेगा, और कुछ देर बाद अपने आप सोल्यूशंस आने लग जाते हैं जब हम शांत दिमाग से सोचते हैं। तो वही मेरे साथ भी होता था, तो ऐसे करके चैलेंजेस को पार किया सर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दीपेश, 10वीं तक आपकी पढ़ाई हिंदी माध्यम में हुई, फिर आपने आईआईटी मुंबई से अपना कोर्स किया, इंग्लिश में किया, ये एग्जाम आपने अंग्रेजी में निकाला, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया आपने हिंदी से अंग्रेजी में चीजों को करना? चलिए, अंग्रेजी इंजीनियरिंग में आपको भाषा की उतनी अधिक जरूरत नहीं थी, लेकिन आईएएस मेंस में तो बहुत अधिक जरूरत पड़ी होगी, इतिहास भी इंग्लिश में लिखना है, भूगोल भी लिखना है, तो आपने कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया, कैसे चेंज किया? सर जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि इसमें तो इंग्लिश अच्छा क्वालिटी का आना चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग में तो कीवर्ड्स लिख दो तो भी काम चल जाता था। तो मुझे भी डर लगा शुरुआत में कि मैं इंग्लिश में उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ। 12th तक मैंने हिंदी से पढ़ा एक्चुअली, और घर में इंग्लिश जैसा कुछ है नहीं, तो ऐसा। लेकिन सर वही है कि आप जब उन्हीं रिसोर्सेज को पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के जैसे सारी जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, न्यूज़पेपर, तो वो धीरे धीरे आ जाता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो इंटरव्यू में आती है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको अपनी बात एक्सप्रेस करनी होती है, एंड कई बार ऐसी बात भी एक्सप्रेस करनी पड़ती है जो बहुत ही बेसिक लेवल की होती है, जो आप अपने ही मीडियम में कन्विंसिंगली उनको बता सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक एडवाइस सबको दूंगी कि आप अपना कंफर्टेबल मीडियम चुनिए। मतलब मैंने इंटरव्यू को इंग्लिश ही चुना, मुझे उस टाइम किसी ने गाइड नहीं किया था। अगर मुझे ये पता होता कि आप मेंस के पेपर इंग्लिश में देके भी अपना इंटरव्यू का मीडियम अपनी लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं, तो शायद मैं वही करती। तो वो आप कर सकते हैं, और इससे मतलब इसमें मैंने कई एस्पिरेंट्स से जो इस बार सिलेक्टेड भी हैं, उनसे भी बात की, वो बोलते हैं कि जब अपनी लैंग्वेज में हम आंसर करते हैं तो हम बहुत अच्छे से कन्विंस कर पाते हैं। तो वो एक काम हम कर सकते हैं अगर किसी को फियर है तो। यस सर। अच्छा दीपेश, आपने हिंदी अंग्रेजी दोनों के मटेरियल्स देखे होंगे, पूरा रिसर्च किया होगा, और आपने भी ये देखा होगा कि हिंदी माध्यम से उतना सिलेक्शन, जितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, स्ट्राइक रेट उतनी ज़्यादा नहीं होती। आपके हिसाब से क्या समस्या आती है हिंदी माध्यम के बच्चों को, और उसको वो कैसे दूर करें? सर वैसे आजकल के रिजल्ट्स में तो हिंदी माध्यम के लोग भी टॉप रैंक्स में हैं, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम के बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी चैलेंजेस कुछ उनके सामने हैं, जैसे कि एक सूटेबल न्यूज़पेपर फाइंड करना। जैसे कि इंग्लिश मीडियम में हम हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस को रिकमेंड कर देते हैं, पर हिंदी मीडियम में हम कौन सा पढ़ें वो अभी भी क्लियर नहीं है। एक तो वही है, दूसरा ये है कि हिंदी मीडियम के जो रिसोर्सेस हैं वो ट्रांसलेटेड हैं कई बार इंग्लिश मीडियम के, तो कई बार उनमें भी एरर है। वो दोनों चीज़ों का चैलेंज है। लेकिन सर इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप एक तो न्यूज़पेपर को इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए और फिर पढ़ लीजिए, क्योंकि एक ऑथेंटिक, एक रिलायबल रिसोर्स यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे आपका मेंस पूरा डिपेंड करता है, वो है। यही चैलेंजेस को ओवरकम, और बाकी सर मीडियम मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तरीके से इम्पेक्ट करता है। इवन मेरे कई सीनियर्स भी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर करा था और इस बार भी, जो हिंदी मीडियम से सिलेक्ट हुए हैं। गुड। मतलब भाषा के आधार पर, मीडियम के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। स्टूडेंट्स को अगर थोड़े बहुत स्ट्रेटेजिकली चलें तो वो कर सकते हैं। यस सर, यस सर। दीपेश, सेकेंड अटेम्प्ट में यू स्कोर्ड सच अ ब्यूटीफुल रैंक। यस सर। यहाँ कई बच्चे 5-5, 6-6 साल तक तैयारी करते हैं,
प्रीलिम्स भी नहीं निकलता और बच्चे हमेशा डरे रहते हैं प्रीलिम्स से, और आपने सेकंड अटेम्प्ट में इतना अच्छा रैंक लाया। आपने कैसे स्ट्रेटेजाइज किया, कैसे कौन सी रणनीति बनाई जिससे कि प्रीलिम्स की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मेंस का एग्जॉस्टिव नेचर और पर्सनालिटी टेस्ट का सब्जेक्टिवनेस आपने उसको डील किया? सर, प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं जनरली एस्पिरेंट्स कि पढ़ते तो बहुत कुछ हैं, कई सारे रिसोर्सेज से पढ़ेंगे, सब तरह के रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर लेंगे, लेकिन एट लास्ट उसका कंक्लूजन बहुत कम आ पाता है। तो इसकी जगह क्या करें कि रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड करें। और वो रिसोर्सेज लिमिटेड कैसे करें कि मैं क्या करती थी कि मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा 7 दिन में, तो मैं 7 दिन बाद कोई ना कोई प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर जरूर लगाऊंगी। ये पूरा ईयर मैंने रखा, हर 7 दिन में एक टेस्ट जरूर लगाती थी उस सब्जेक्ट्स का, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि क्या मैं क्वेश्चन को समझ पा रही हूँ, क्या मैं उनके आंसर्स लगा पा रही हूँ, और जो मैं रिसोर्स पढ़ रही हूँ क्या उससे ही वही क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर को मतलब 10 से 12 बार आपको पेपर में जाने से पहले करना है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता चला इस एक्सपीरियंस में कि एक यूपीएससी का भी एक माइंडसेट टाइप में होता है। आप उसको रीड कर लेंगे तो आप अच्छे से इंटेलिजेंस गेस भी लगा पाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा कि कई सर ऐसा है कि सिलेबस तो बहुत वास्ट है, इट इज़ ट्रू, और अभी जो पेपर आ रहा है उसके हिसाब से ऐसा भी है कि आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि किस रीजन से क्या क्वेश्चन आएंगे। तो इस केस में क्या है कि आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे इनफ काम कर रखा होगा। जब आप काम कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि कई सारे क्वेश्चंस में यूपीएससी पॉजिटिव माइंडसेट ढूंढती है, तो कहीं पर अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वो हो सकता है कि गलत हो। ऐसा आप प्रीवियस ईयर से एनालाइज करके आपको पता चल जाएगा, एंड देन अगर आप सॉल्व करेंगे पेपर तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा पाएंगे। जनरली क्या होता है 50-60 क्वेश्चन पे आके स्टूडेंट समझ लेता है कि अब हो गया है, तो वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हो जाते हैं। इस वजह से मार्क्स भी फिर कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी 70 से 80% के आसपास ही रह पाती है। तो इसके लिए यही है कि आप प्रीवियस ईयर्स पे खूब सारा काम करिए, मॉक टेस्ट भी लगाइए। कुछ 31 टेस्ट मैंने लगाए थे और उन्हीं को बार बार रिपीट किया था, तो सो दैट आई गेट टू नो कि मेरा माइंड किस तरीके से काम कर रहा है और क्या मैं उनके माइंडसेट को पकड़ पा रही हूँ। प्रीलिम्स के लिए ऐसे किया था। मेंस का एग्जॉस्टिव नेचर है, बट मेंस में बड़ा डिफाइंड सिलेबस है। आप 4-5 बार उस मेंस के सिलेबस को पढ़ेंगे, GS 1, 2, 3, 4, आप हर कीवर्ड पे कुछ 1-2 पेज का नोट्स बना लेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी लिमिटेड है। मैं लास्ट ईयर मैंने एक टॉपर टॉक सुनी थी, उनमें उन मैम ने कह रखा था कि मैंने ओनली 300 पेजेस के नोट्स बनाए थे पूरे मेंस के लिए, ऑप्शनल हटा के। तो जब कोई 300 पेजेस के नोट्स में भी कर सकता है तो कहाँ इतना टफ हुआ। बस वही है कि स्ट्रेटेजी वाइज, जैसे कि लिखा हुआ है NGO, जैसे लिखा हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो NGO के बारे में आप डेटा, फैक्ट, फिर क्या कहते हैं एक बॉडी के लिए 4-5 पॉइंट्स, फिर एक कंक्लूजन आप एक पेज में लिख लीजिए, उसको 2 पेज में, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। ऐसे आप अगर जाएंगे तो सही रहेगा। और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो सब्जेक्टिवनेस है उसके लिए क्या है, एक तो डिफाइंड सिलेबस है कि आपके अंदर, कैंडिडेट के अंदर यूपीएससी क्या क्या वैल्यूज ढूंढ रहा है। जैसे कि एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अपने डेफ को लिक्रेटिव बनाने के लिए कुछ भी लिख दिया है। आई पर्सनली से कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू में एक हॉबी लिखी थी, क्योंकि मैं एक ही हॉबी थी, तो आई वॉज लाइक कि यार एक हॉबी से कैसे होगा एक और हॉबी। तो मैंने उस हॉबी को लिखा और मैंने उस हॉबी के बारे में एग्जॉस्टिव 2-3 महीने पढ़ा। मतलब मुझे लगता था कि मैंने बहुत पढ़ लिया, और फिर भी मैं वहाँ जाके क्वेश्चन में फंस गई थी, क्योंकि वो रियल में मेरी हॉबी नहीं थी। इस बार मैंने क्या किया कि मैंने कहा मेरी एक ही हॉबी है, मैं उसी को लिखूंगी। आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, कम्प्लीटली इंटीग्रल। मैं कुछ भी ऐसा नहीं लिखूंगी जो मैंने नहीं किया, केवल पढ़ने के आधार पे। तो मुझे वो काफ़ी पॉजिटिव लगा। तो इस तरीके से आप पूरा कम्प्लीटली ऑनेस्ट रहिए उनके सामने। और कहीं ना कहीं जो हमारा देश और कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा बात करता है, जैसे कि
वल्नरेबल सेक्शन, वुमेन, ट्रांसजेंडर, पीडब्ल्यूडी, इनके बारे में थोड़ी एम्पैथी सिंपैथी लाने की कोशिश करिए इंटरव्यू में भी। डोंट बी इनसेंसिटिव फॉर देम। तो इस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। Yes, sir. मतलब प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपने बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी रखी कि जितना मैं पढ़ती हूँ 7 दिन में, मैं उसको असेस करूंगी कि Yes, कितने sir. एमसीक्यू या सिलेबस के हिसाब से मैंने कितना पढ़ी, Yes, sir. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं उसको सब्सटेंशिएट करूंगी। बिल्कुल सर। मेंस के लिए आपने कहा कि मैंने कीवर्ड उठाए Yes, sir. और जितना कंसाइज नोट्स बन सकता है वो बनाया, और अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बिल्कुल सर। पर्सनालिटी टेस्ट में जो ओरिजिनली आप हैं वही लिखिए, बिल्कुल सर। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको उसका नुकसान हुआ। Yes, sir. अगर हम पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें दीपेश, तो आपने एक बहुत ही यूनिक हॉबी लिखी है, मीटिंग विद स्ट्रेंजर्स। Yes, sir. स्ट्रेंजर से आप मिलती हैं, अच्छा है, बहुत बढ़िया। इस हॉबी ने आपको ओवरऑल प्रिपरेशन में कैसे हेल्प किया, और ये कैसे हॉबी आपकी डेवलप हुई? सर ये हॉबी ने मुझे बहुत हेल्प किया। पहली बात तो ये कि जब भी मैं दुखी होती थी, क्योंकि चैलेंजेस रियल में हर एस्पिरेंट्स की लाइफ में बहुत आते हैं इस जर्नी में। हर दिन सेल्फ डाउट होता है कि आप कर पाएंगे कि नहीं। आप अपने बगल वाले को देखते हैं कि इतना टैलेंटेड, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं, और फिर आप उनके साथ compete कर रहे हो, तो एक सेल्फ डाउट होता है। लेकिन तब मैं जब स्ट्रेंजर से बात करती थी, और मुझे कई बार ऐसे लोग भी मिलते थे जो बहुत ही परेशानी में होते थे, फिर भी वो आपसे बहुत हंस के प्यार से, हाँ मैडम क्या है, चला जाएगा, ये तो लाइफ की बातें लगी रहती हैं, इनका क्या है, इनके लिए कब तक रोते रहेंगे। तो वो एक मुझे इम्पैक्ट करता था कि लोग इतनी परेशानी के बाद भी कैसे पॉजिटिव रहते हैं। तो मेरे को कोई परेशानी आती थी या मेरे घर में कोई परेशानी आती थी, मैं उनको यही बोलती थी, आप जरा वहाँ जाके देखो, आपसे भी कितने परेशान लोग हैं, उनको जाके देखिए। तो इस तरीके से मुझे एक तो मोटिवेशन रहता था। दूसरा, इस हॉबी से मैं खुद भी, मतलब एक तो क्या होता है, स्ट्रेंजर से बात करने में आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। आपने बात कर ली, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो मत करिए। आप किसी दोस्त से किसी इधर उधर बात करेंगे तो एक कंटिन्यूम फंसता जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा। इसमें क्या है, आपने बात की, अच्छा फील हुआ, दैट्स इट, आगे अगले दिन नए से बात करेंगे। तो इस तरीके से मुझे इसने हेल्प किया। और सर ये डेवलप कैसे हुई, उसका रीज़न ये है कि मेरे घर में जब मैं छोटी थी, तब मेरे घर में कोई एंटरटेनमेंट का कोई ऐसा रिसोर्स नहीं था। उस टाइम सर होते भी नहीं थे इतना, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, ये सब नहीं था। तो फिर मैं बाहर जाके लोगों से बातें करना, चिट चैट करना, यही सबसे फिर धीरे धीरे डेवलप हुई। ब्यूटीफुल। यस सर। मैथमेटिक्स आपका ऑप्शनल था। यस सर। इतना टफ ऑप्शनल, और बहुत सारे बच्चे मैथ्स लेते हैं, कैसे इसको आसान तरीका हो सकता है, क्योंकि ऑप्शनल एक्चुअली प्लेज ए वेरी बिग रोल आपके ओवरऑल सिलेक्शन में। तो आपके हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए मैथमेटिक्स ऑप्शनल वालों की, और दूसरा ऑप्शनल सेलेक्ट कैसे करें? आपने किस पैरामीटर्स के आधार पे अपने ऑप्शनल को सिलेक्ट किया, और एक बार जब आपने सिलेक्ट कर लिया तो कैसे मैथमेटिक्स को आपने चैनलाइज किया? सर सिलेक्ट कैसे करना है, उस पर कई सारे पैरामीटर्स पे स्टूडेंट जज करता है। पहला तो कि आपका इंटरेस्ट मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड से अलाइंड होता हुआ। मैं क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं एक सब्जेक्ट साइंस बैकग्राउंड का रखूँगी, क्योंकि पूरा जीएस हो जाता तो मुझे ये था कि पूरा एक जैसा हो जाएगा, तो मेरे लिए वो शायद इंटरेस्टिंग ना बने। इतने टाइम बाद वापस से जॉब के बाद किताबें उठाना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि कुछ नया सब्जेक्ट लेके पढ़ूंगी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने मैथमेटिक्स को चुनने की कोशिश की। और दूसरा, मैंने प्रीवियस ईयर्स के मार्क्स भी एनालाइज किए कि क्या ये स्कोरिंग है, क्या मतलब इसमें फंस के तो नहीं रह जाते, मैं इसमें अगर हार्ड वर्क दूंगी तो क्या मुझे ये रिजल्ट देगा। तो मैथमेटिक्स ऐसा ऑप्शनल है। और सबसे बड़ी बात कि मैं जब भी इसको करती हूँ मुझे कभी भी बोरियत फील नहीं होता है इससे। तो बेसिकली इंटरेस्ट बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको ये हर अटेम्प्ट में कंटिन्यू रखना है। आपका करंट अफेयर्स चेंज हो जाएगा लेकिन ये चेंज नहीं होगा, और मैथमेटिक्स तो बड़ा स्टैटिक है, तो ये तो फिक्स रहता है। इसके बाद आप उसको कैसे इजीली कर सकते हैं, उसके लिए है, अगर आपका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है पर्टिकुलरली, तो इसका खासियत है कि आपको ये प्रैक्टिस से ही आएगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप इसको सिर्फ रीड कर लें।
रीड करने से आपको लगेगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन जब आप एक्चुअल में कॉपी में करने बैठोगे तो कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर या फिर कहीं ना कहीं स्टेप में जाके अटक जाओगे। तो इसके लिए जब भी आप इसको पढ़ें, आप रफ कॉपी और पेन लेके पढ़ें, एक एक स्टेप को उसमें लिखें, जितनी भी बार रिवीजन करें लिख के ही करें, प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्मेट में ही करें। एक तो ये है। दूसरा ये है, क्योंकि ये बहुत वास्ट है, बहुत ही वास्ट, मतलब मुझे तो बड़ा वास्ट लगा, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। अराउंड 2014 से मैंने क्वेश्चन पेपर देखे थे। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन का फॉर्मेट भी रिपीट होता है। तो सबसे पहले आप उनको टारगेट करिए कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और रिपीटेटिव है, उनको आप घोल पी जाइए, मतलब उनको बार बार करिए, 10 बार करिए, जब तक कि आप इतना ना हो जाए कि मुझे अगर क्वेश्चन दे दिया है तो मैं उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिख ना लूँ। इतना आप उसमें करिए। और फिर उसके बाद जब इतना कमांड हो जाए तो आप आउटसाइड जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं, कई सारे टॉपिक्स जिन पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, फिर आप उनको कमांड करिए। यही है। और बाकी जो चीज़ें हैं छोटी मोटी, जैसे कि कैलकुलेटर चलाना काफ़ी अच्छे से सीखना है। दूसरा कि उस टाइम पे जब पेपर अटेंड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल शांत माइंड से रहिए। ऐसा नहीं है सारी टेंशन ख़त्म करके बिल्कुल शांत से, कैसा भी पेपर हो मुझे इसमें बेस्ट देना है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन बीच में अटक गए आप तो आप उससे बेफल हो जाएं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि शांत दिमाग से पूरा पेपर करते रहना है। यही है। अच्छा दीपेश, निबंध एक ऐसा पेपर है जिसमें कि बच्चे बहुत फंसते हैं, कोटेशंस दे देते हैं। अब कितने कोटेशंस को याद करें? तो क्या रणनीति आपकी ऐसे पेपर के उस सेक्शन को लेकर थी जो कोटेशन बेस्ड होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट जिनका नेचर होता है? कैसे स्टूडेंट उसको आसानी से लिख पाए? सर ऐसे में एक तो है कि आपको 10 to 12 पेज का ऐसे लिखना होता है, तो आपके पास इनफ स्कोप होता है। आप इसको जितना ज़्यादा डाइवर्स बना सकते हो, जिस भी सेक्टर से एग्जाम्पल डाल सकते हो, उसको ब्यूटीफुली प्लेस करके आप कर सकते हो। आपको कंप्लीट फ्रीडम होती है इसमें। तो इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी एक टॉपिक पे ऐसे है, अब वो टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं लिखूं कैसे, क्योंकि आपको क्या है कि यही तो क्रिएटिविटी है कि उसी टॉपिक को पकड़ के आपको सारे टॉपिक को पिरोना है उन पेजेस में। तो इसीलिए क्या होता है कि ऐसे किसी भी सेक्टर से आए, जनरली जो ब्रॉड एरियाज हैं, आपको लिखना सारे सेक्टर्स के बारे में, सबके बारे में लिखना है। जो ओवरऑल एक सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, कैसे वो टैकल हुए, उन्हीं के बारे में लिखना है। तो आप क्या करिए कि उसके लिए कुछ टॉपिक्स डिसाइड कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, प्रीवियस ईयर से, और साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज से ऐड ऑन करना चाहें तो वो, और उन पे आप 10-10 पेज का राइटअप लिख लीजिए कि इसमें मैं इतने तरह से इसको लिख सकता हूँ। फिर आप क्या करिए कि कुछ टॉपर्स की कॉपी भी देखिए, वो साइट्स पे अवेलेबल होती हैं, उनमें देखिए कि उन्होंने और क्या क्रिएटिवली इसमें किया है, और वहाँ से फिर उसमें ऐड ऑन करिए कि आप और किस ब्यूटीफुली लिख सकते थे। और फिर वहाँ पे जो पेपर में जा रहे हैं और वहाँ पे जो आएगा सेंटेंस, उसको 2-3 बार पढ़ के समझिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए, क्योंकि मैं तो दोनों में पढ़ती थी, मुझे वो लगता था। और फिर आप उस पर कम से कम आधा घंटा बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए कि किन किन सेक्टर्स में जाके मैं लिख सकती हूँ, कौन कौन से फिलोसोफर्स थिंकर्स को मैं इसमें कोट कर सकती हूँ, क्या मैं कोई अपना पर्सनल लाइफ का एग्जांपल, अपने सराउंडिंग से एग्जांपल कोट कर सकती हूँ, क्या मैंने कोई जनरल कोट्स मतलब कुछ कोट्स ऐसी हैं जो हर कोई यूज़ कर लेता है एजुकेशन हेल्थ पे, क्या मैं उनको यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ। इस तरीके से आप पूरा राइटअप करने की कोशिश करिए। ब्यूटीफुल। यस सर। अच्छा, एक और कंफ्यूजन है, मैं अपने आंसर्स पैराग्राफ में लिखूं, बुलेट फॉर्म में लिखूं, कैसे लिखूं जो नंबर हो मुझे मिले, लगभग सभी भी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं। दूसरा, यूज ऑफ डेटा, फ्लो चार्ट, माइंड मैप, इस भ्रम को थोड़ा सा आप दूर करेंगे कि कैसे मैं आंसर लिखूं, अगर मैं एस्पिरेंट हूं तो मुझे अच्छा नंबर मिले, मैं पैराग्राफ में लिखूं या बुलेट फॉर्म में लिखूं या नंबरिंग करके लिखूं, या ऐसा कोई नियम नहीं है, ये सिर्फ मिथ है। दूसरा, रोल ऑफ फ्लो चार्ट, माइंड मैप, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं? सर ये डाउट मुझे भी आया था,
तो उसमें ऐसा है कि मैंने जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी देखी, तो कुछ टॉपर्स पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं और कुछ बिल्कुल बुलेट फॉर्म में लिखते हैं, और उनके जब मार्क्स देखते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं दोनों ही तरफ से। तो ऐसा कोई फिक्स सेट ऑफ पैटर्न तो है ही नहीं कि हमें फ्लो चार्ट यूज़ करना है या फिर बुलेट पॉइंट या फिर हमें पैराग्राफ। बात यह है कि आपका क्वेश्चन कंप्लीटली एड्रेस होना चाहिए। उन्होंने अगर क्वेश्चन के 3 सब पार्ट पूछे हैं तो वो तीनों सब पार्ट आपके उन वर्ड लिमिट में और उस टाइम लिमिट में, मेनली यहाँ पे टाइम लिमिट में आपके पूरे हो जाने चाहिए। और हाँ, लेकिन इसके साथ ये भी है कि कुछ, अब पूरा क्वेश्चन में सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, कुछ कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कहीं आप डेटा है, रिपोर्ट है, कमिटी का नाम है, या फिर क्या कहते हैं कुछ आपने कहीं से बढ़िया सा फ्लो चार्ट डायग्राम पढ़ा है, वो है, तो उसको आपको हाईलाइट भी करना है। उसको आपको उसी एक ही फ्लो में नहीं लिख देना है, उसको कहीं अलग पेन से या फिर बॉक्स बना के या किसी भी तरीके से हाईलाइट भी करना है, क्योंकि हम भी नहीं जानते हैं कि किस तरीके से कॉपी चेक होती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी जल्दी कॉपी चेक कर दी गई हो, तो उस टाइम पे कम से कम आप अपने कीवर्ड्स को उनको हाईलाइट तो करवा पाएं एग्जामिनर को, तो वो है। और सर लेकिन हाँ, इसमें 2 तरीके के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक जिनकी राइटिंग स्पीड अच्छी है और वो क्वेश्चन पेपर पूरा कर पा रहे हैं 3 घंटे में विद पैराग्राफ राइटिंग, वो इसमें जा सकते हैं। और जो बच्चे ऐसे हैं जो पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम कमी हो रही है, तो वो फ्लो चार्ट्स, बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा है कि किसी में नंबर कम मिलते हैं, किसी में ज़्यादा मिलते हैं। बट यस, अगर हम मैप्स का यूज़ ज़्यादा करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ज़्यादा यूज़ करें, तो कुछ यूनिकनेस तो लगता है कॉपी में, तो वो हम कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड दीपेश। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि मैं तैयारी करने आया दिल्ली, मैं अपनी तैयारी में समय कैसे बांटूं? अब एक दूसरी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के साथ आती है कि प्रीलिम्स पढूं, प्रीलिम्स कम मेंस पढूं, मेंस पढूं, कब से लिखना शुरू करूं? बहुत बच्चे इसमें डायरेक्शनलेस हैं और कंफ्यूज्ड हैं। तो मेरी तैयारी कैसे मेरी स्टार्ट हो और कैसे खत्म हो? सर, जैसे अगर राइट फ्रॉम द स्क्रैच तैयार करना चाहते हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि अगले ईयर वाला अटेम्प्ट दें, कि आपके पास 10-11 महीने का टाइम है अगले प्रीलिम्स से पहले, तो इसमें क्या करें, सबसे पहले तो आप एक ऑप्शनल चूज कर लें आपके हिसाब से, उस पर थोड़ा वर्क करें। मतलब कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, उसका सिलेबस को देखें कि क्या सच में आप इस ऑप्शनल के साथ रह पाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, जरूरी नहीं है कि सेकंड में भी क्लियर हो, तो काफ़ी लंबा टाइम भी हो जाता है। तो वो आप एक बार ऑप्शनल अच्छे से टाइम देके डिसाइड कर लें। फिर उसके बाद क्या करें कि आप एक बेसिक आइडिया लें जनरल स्टडीज़ का। मैंने वही किया था। बेसिक आइडियाज़ मीन्स एनसीईआरटीज़ को पढ़ें, सिलेबस को देख के कि हाँ GS 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 1 में आपकी हिस्ट्री है, फिर क्या कहते हैं सोसाइटी है, ज्योग्राफी है और वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह है। तो आप क्या करें, हिस्ट्री की आपने देख लिया है कि सजेस्टेड बुक लिस्ट में हिस्ट्री की कौन कौन सी बुक हैं, कुछ एक रिसोर्स फाइनल करें उसमें से, क्योंकि कई जगह अलग अलग बुक लिस्ट भी डिफाइंड होती है। तो एक बुक डिफाइन करके उसको एक रीडिंग लगाएं। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा एक रीडिंग में, ये जरूरी है, लेकिन उस टाइम पे आप डिप्रेशन सा फील ना करें कि यार मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ना करें। बल्कि उसको एक रीडिंग ऐसे दें कि ठीक है, मुझे समझ में ना आए मैं उसको एक रीडिंग लगाऊंगा पहले। फिर उससे आप जब वो कंप्लीट रीडिंग लगा लेंगे, आपको लग जाएगा कि आपने कुछ पढ़ा है। फिर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर की किताब आती है, तो प्रीलिम्स की और मेंस की दोनों की प्रीवियस ईयर की किताब भी ले सकते हैं, नहीं तो साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर आप उनके क्वेश्चंस को देखिए कि आपको फिर एक फेंट आइडिया लगने लगेगा कि हाँ मैंने इतनी बड़ी बुक में से पढ़ा, क्वेश्चन तो वहीं से हैं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर वहीं से हैं। तो आपको उस सोर्स पे बिलीव होने लगेगा। फिर आप उस सोर्स को एक बार दोबारा अच्छे से पढ़िए। अब उन क्वेश्चंस को माइंड में रख के पढ़िए प्रीवियस ईयर के को, कि हाँ ये एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन मैंने वहां पे देखा है, अच्छा ये एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पढ़िए। फिर आप सेकंड रीडिंग, इस तरीके से आप एक बार आपकी बेसिक बुक्स जो कि एनसीईआरटीज़ हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं, उनको कंप्लीट करिए 2-3 महीने में, 3 महीने में कर सकते हो। कि किसी की स्लो पेज है तो 4 महीने में, वो अपने हिसाब से 3-4 महीने में ये कर लीजिए, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। और साथ में आप क्या करिए, ऑप्शनल की पढ़ाई चालू कर दीजिए।
ऑप्शनल के लिए आप अपने हिसाब से टाइम बांट के 3-4 घंटे के हिसाब से वही करना है, उसमें भी सिलेबस पढ़ना है और बुक लिस्ट आपकी टॉपर्स के या जहाँ से भी आपको मिले वो आपका डिफाइन करना है और उसको पढ़ना है। फिर वापस प्रीवियस ईयर में जाना है कि मैंने जो पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ है क्या इसमें से, हाँ रिलेटेड है तो वापस उसी को पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है अब कि हाँ अब मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। और हर पैराग्राफ के बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए। जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, अब मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया है, अच्छा ये आता तो मैं क्या क्या लिख रहा होता, कुछ 4-5 पॉइंट्स माइंड में। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं लिखना है, माइंड में ही सोचिए कि मैं इस पैराग्राफ में से 4-5 पॉइंट्स को इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं लगता है, लेकिन आदत पड़ जाती है क्वेश्चन आंसर करने की अपने आप से, तो वो कर सकते हैं। फिर आप ऑप्शनल को डिपेंड्स कि कौन सा ऑप्शनल है, 3-4 महीने का आपका ऑप्शनल का भी टाइम चलता है। जब आपका ये फर्स्ट रीडिंग हो जाए, अब आप उसके बाद डेडिकेटेडली अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, आपको अपने सोर्सेस पे रिलाय भी करने लगोगे। एक्चुअली क्या होता है कि हम देख तो लेते हैं टॉपर्स का वीडियो कि हाँ इसने ये पढ़ा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यार सच है कि क्या है, क्या हमें ये पढ़ना चाहिए। जब तक हम उसको पढ़ के प्रीवियस ईयर से मैच नहीं करेंगे तब तक हमको उस सोर्स पे विश्वास नहीं होगा। वो आप खुद ही कर सकते हो। मेरी सर छोटी सिस्टर हैं, वो भी प्रिपरेशन कर रही हैं, मैं उनको खुद को नहीं बता पाती हूँ। मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप खुद पढ़िए, तभी आपको विश्वास होगा कि आप जो पढ़ रही हैं वो सही पढ़ रही हैं कि नहीं। ऐसा करके फिर आप सेकेंड इटरेशन में उसके नोट्स बनाइए। नोट्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिएंटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है सब कुछ लिख दिया, नहीं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही होने चाहिए। जो क्वेश्चन हैं उनके ही आंसर होने चाहिए और फिर इस तरीके से रिवाइज करते रहिए। और प्रीलिम्स के लिए आप 2-3 महीने पहले, जो आपका एग्ज़ाम है उससे 2-3 महीने पहले कंप्लीटली प्रीलिम्स पे फोकस हो जाइए। और सीसेट को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आजकल सीसेट बड़ा टफ होता जा रहा है। तो उसके लिए भी इवन मैंने भी खुद ने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा था, 5-6 ईयर के पेपर देख के मुझे लग गया था कि आई एम स्कोरिंग अबव देन कट ऑफ, तो फिर मुझे कंफर्टेबल लगा था। तो वो आप कर सकते हैं। और फिर अगर उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं 6-7 पेपर हो गए हैं प्रीवियस ईयर के, लेकिन मैं या तो बाउंड्री पे हूँ या बाउंड्री से कम हूँ, तो उसमें फिर आप डेडिकेटेडली हर वीक में एक टॉपिक सीसेट का उठा के पढ़ना चालू करिए इस तरीके से। yes, अच्छा दीपेश, अब तो आप सेलेक्ट हो गए और आप कुछ भी सीक्रेट अपने पास नहीं रखेंगे। yes, फर्स्ट अटेम्प्ट इंटरव्यू, yes, सेकंड अटेम्प्ट फाइनल सिलेक्शन, कौन सा होमवर्क लेकर आप आई थी? और आपने कूदने से पहले बहुत सॉलिड होमवर्क किया होगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक जाना, सेकंड अटेम्प्ट में फाइनली निकाल लेना, तो इट रिक्वायर्स अ गुड डील ऑफ होमवर्क। वो सीक्रेट हमारे साथ शेयर कीजिए आप। सर इसका एक होमवर्क तो ये है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। कॉन्फिडेंस इतना रखिए कि हो ही जाएगा, और सच में होता है। आप प्रोफाइल देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं। और कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब 10th-12th में अच्छे ग्रेड्स भी नहीं पाए हैं, रूरल बैकग्राउंड से हैं, काफ़ी मतलब हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे भी यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये। और दूसरा ईमानदारी अपने आप से, कि मैं वहाँ जाके मतलब टाइम पास और ये सब चीज़ें नहीं, मेरा फुल अटेंशन इसी एग्ज़ाम पे रहेगा। कुछ भी प्रॉब्लम आए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और इसी को करते रहूँगा। 1-2 चीज़ें ये। और तीसरा ये भी है कि आप अपने घर वालों से भी क्लियर बात करिए कि मेरे को इतना टाइम चाहिए होगा इसके प्रिपरेशन में, तो आप प्लीज़ मुझे इतना डिस्टर्ब ना करिएगा। जैसे स्पेशली सर लड़कियों के लिए मुझे नहीं पता है, पर आती है कभी कभी प्रॉब्लम कि बीच में ही घर वाले भी बोलने लग जाते हैं कि शादी कर लो। तो ये पहले ही क्लियर हो जाओ कि आप जब तक ना हो जाए आप मुझसे बोलना मत बिल्कुल। तो ऐसी बातें भी घर वालों को स्ट्रॉन्ग बना दीजिए थोड़ा मेंटली, कि थोड़ा प्रिपरेशन हार्ड है, आप मुझे प्लीज़ टाइम दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, इस तरीके से। और बाकी होमवर्क का अगर पर्टिकुलरली एग्ज़ाम की बात करें तो ऐसा है कि पहले तो आप प्रीवियस ईयर्स और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्या मैं ये सही में कर सकता हूँ, क्या इन क्वेश्चंस पे मैं सही में लिख सकता हूँ, ये एक बार देख लीजिए। और दूसरा, अगर आपके बैकग्राउंड से जो हैं, जैसे कि मैं IIT बॉम्बे से मैंने MTech किया था, तो
वहाँ पे कनिष्क सर टॉपर बने थे, तो मैं उनके वीडियोस काफ़ी फॉलो करती थी क्योंकि उनका भी मैथ ऑप्शनल था, मैंने भी वो मैथ ऑप्शनल डिसाइड किया था। तो ऐसा कोई 1 या 2 आप देख सकते हैं उन्हीं की बुक लिस्ट वगैरह, फिर आप कॉन्फिडेंस रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई तीसरा आके बोल दिया कि आपने ये तो नहीं पढ़ा, अब आप फिर उसको यही बोलिए ठीक है होगा तो इतने में होगा, नहीं तो नहीं होगा। पर मैं इससे ज़्यादा अब नहीं कर सकती, मेरी कैपेसिटी नहीं है, आप देख लो खुद का। मैं इतना ही करूंगी, इसको ही अच्छे से करूंगी, होगा ठीक है, नहीं होगा तो फिर आगे देखेंगे। इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे तो कम से कम पढ़ेंगे, उसी को बहुत बार पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। थैंक यू दीपेश, थैंक यू सर, थैंक यू। ये बहुत ही एक ऑनेस्ट और कैंडिड कॉन्वर्सेशन थी, जहां दीपेश ने वो सारे सीक्रेट शेयर किए जो एक मैसेज हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और इसका सार ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी बाइबल होनी चाहिए, गीता कुरान होना चाहिए। वो आपको बता देगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सीसैट को इग्नोर नहीं करना है। प्रीलिम्स के 3 महीने पहले आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएं, लेकिन उसके पहले होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करें। आप ऑप्शनल का सिलेक्शन इंटरेस्ट के आधार पर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें। और आपने इस कॉन्वर्सेशन में, इस वार्तालाप में बार बार सुना, दीपेश बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कह रही हैं, क्योंकि उसी से आपको डायरेक्शनलेस होने से आप बच पाएंगे। अन्यथा किसी से कुछ सुन करके, किसी से कुछ बात करके आप अपने डिसीजन को, अपनी स्ट्रैटेजी को न बदलें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात दीपेश ने कही, मटेरियल का सिलेक्शन होने के बाद कॉन्फिडेंस होना, खुद से ईमानदार होना, घर से आने वाले दबाव और अपेक्षाओं को सहने की, झेलने की क्षमता होना, ईमानदार वार्तालाप आपको अपने घर से करना है। यह लड़ाई एक्चुअली में, जैसा मुझे दीपेश से बात करके लगा, एक मानसिक स्ट्रेंथ की लड़ाई है, जहां हर बैकग्राउंड का बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। हर स्टूडेंट फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड दे आर गेटिंग सेलेक्टेड। They are coming from different diverse fields. They could not get distinction marks in 10th and 12th class. Still they are into it. हिंदी माध्यम के बच्चों में, स्टूडेंट्स में क्या दिक्कत आती है, वो भी दीपेश ने डिस्कस किया। हिंदी से अंग्रेजी इन्होंने कैसे किया, ये भी दीपेश ने डिस्कस किया। और उम्मीद है कि इस कॉन्वर्सेशन से हमारे होने वाले जो IAS एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन्हें एक दिशा मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू दीपेश। थैंक यू सर. It was a very good conversation. Hope future aspirants take help from this. And I would like to thank Byju's Exam Prep also, that they are bringing toppers to this platform, and they are giving their honest views on this exam. There are many aspirants who become directionless, as you said, because they don't get the right type of guidance. So if this initiative of you help them, then this will be grateful, sir. Thank you, sir. Thank you so much.